तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट। और लाइट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उन सभी को करेंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाइट। और लाइट की वजह से हम लोग यहाँ पे इस बोर्ड को देख पा रहे हैं और आप लोग हमें देख पा रहे हैं, क्योंकि लाइट ही जो है उसके हेल्प से हम यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं। ये है हमारा क्लास 10th का चैप्टर, क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड। और ये फिजिक्स का चैप्टर है और फिजिक्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइट। तो सबसे पहले हम लाइट चैप्टर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो कमेंट्स हैं वो लाइट से रिलेटेड आ रहे थे कि लाइट का जो चैप्टर है वो बनाइए सर। तो इसलिए हम लोग आज लाइट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो लाइट क्या होती है? लाइट जो होती है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी जो लाइट है वो एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है, जिसकी वजह से ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। अगर हमारे पास एनर्जी होगी तो हम यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना सकते हैं। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है तो हम लोग एकदम सुस्त पड़े रहेंगे बेड पे, कहीं पे भी। तो लाइट रहेगी तो हमारे अंदर किसी भी वर्क करने का हमारे पास कैपेसिटी आएगा। और अगर लाइट नहीं रहेगी, इसका मतलब एनर्जी नहीं रहेगा अगर हमारे अंदर, तो एनर्जी नहीं रहेगी तो हम लोग किसी भी काम को कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी अराउंड अस, टू सी अराउंड अस। यानी अगर एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, तो लाइट एनर्जी है तो हम किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने आसपास जो है वो हम देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इन बोर्ड्स को देख रहे हैं, यानी बोर्ड को देख रहे हैं और बोर्ड पे लिखे हुए इन वर्ड्स को देख रहे हैं। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगी, लाइट एनर्जी, तो उस केस में हम इस बोर्ड को नहीं देख सकते। अगर कहा जाए कि लाइट जो है वो एनर्जी क्यों है, वाई लाइट इज एन एनर्जी, यानी लाइट एक एनर्जी क्यों है। तो लाइट एक एनर्जी इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में देखा है, फोटोसिंथेसिस में हमने देखा है कि जो जितने भी हमारे पास ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जितने भी हमारे पास छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स के पास जितने भी प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स जो है वो अपना जो फूड प्रिपेयर करना होता है वो विद द हेल्प ऑफ लाइट, यानी लाइट के हेल्प से ये जो है अपना फूड बनाते हैं। और अगर फूड बनेगा तो फूड से ही हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी मिलेगी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें लाइट प्रोवाइड की जा रही है, यानी लाइट इन प्लांट्स को मिल रहा है, तभी ये क्या बना रहे हैं? फूड बना रहा है। और फूड से हमें क्या मिल रही है? एनर्जी। यानी यहाँ पे जो लाइट एनर्जी है, वो लाइट जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे लाइट इज अ क्या है? एनर्जी है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी अराउंड अस। ठीक, तो इस तरह से हम यहाँ पे पता कर लिए कि जो है लाइट हमारी वो एक एनर्जी की ही क्या होती है? फॉर्म होती है। अब लाइट की बहुत सारी फिनोमेना हमें दिखाई देती है। लाइट की जो है वो बहुत सारी फिनोमेना जो है वो हमें दिखाई देती है। जैसे कि लाइट की जो पहली फिनोमेना, यानी नेचर ऑफ लाइट के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो नेचर ऑफ लाइट जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। लाइट का नेचर जो है एक पार्टिकल नेचर शो करती है, पार्टिकल नेचर। और लाइट जो है वो वेव नेचर भी शो करती है, वेव नेचर भी शो करती है। तो जब ये पार्टिकल नेचर करती है, तो पार्टिकल नेचर में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले किसने बताया कि जो लाइट है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है? तो वही हमारे फेमस साइंटिस्ट जो थे, न्यूटन बाबा। यानी न्यूटन जो थे, उन्होंने बताया कि जो लाइट है
वो टीनी पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, टाइनी पार्टिकल्स। और इन टाइनी पार्टिकल्स को हम कहते हैं कॉर्पस्कल्स। तो इनको कॉर्पस्कल्स कहा जाता है। तो कॉर्पस्कल्स जो होते हैं, ये न्यूटन ने बताया कि ये जो टीनी पार्टिकल्स होते हैं जिससे मिलकर लाइट बनी है वो कॉर्पस्कल्स कहे जाते हैं। और इसी बेसिस पे उन्होंने दी एक थियरी जिसको हम कहते हैं कॉर्पस्कल्स थियरी। कॉर्पस्कल्स थियरी। तो कॉर्पस्कल्स थियरी में बेसिकली उन्होंने यही बताया था कि जितनी जो लाइट है वो ट्रेवल करती है, और ट्रेवल करती है तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कॉर्पस्कल्स। ठीक। और इस पार्टिकल नेचर यानी पार्टिकल के बेसिस पे हम किसी भी लाइट की रिफ्लेक्शन जो होता है लाइट में, उस रिफ्लेक्शन को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, यानी रिफ्लेक्शन को हम बता सकते हैं कि हाँ जो पार्टिकल नेचर है वो रिफ्लेक्शन को शो करती है। इसके बाद वेव नेचर। वेव नेचर सबसे पहले बताया था हाइजेंस ने। हाइजेंस जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने सबसे पहले बताया था इसके बारे में, पार्टिकल के बारे में। उसके बाद आए यहाँ पे फ्रेस्नेल, है ना। फ्रेस्नेल जो थे वो इस वेव थियरी के बारे में बताए। और इसके बाद जो थे हमारे प्लांक भाई साहब, उन्होंने इस वेव थियरी के बारे में बताया। और प्लांक के बाद एक और साइंटिस्ट आए, मैक्सवेल ने बताया कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक, ये बताया हमें मैक्सवेल ने। और उसके बाद आए हमारे भाई साहब, बहुत ही फेमस आइंस्टाइन साहब। और आइंस्टाइन साहब ने बताया कि जो लाइट होती है ये एक पार्टिकल नेचर शो करती है। यानी जब न्यूटन को इन्होंने झूठा साबित कर दिया, इन्होंने बताया कि नहीं लाइट जो है वो वेव नेचर शो करती है। और वेव नेचर में कौन कौन सा आता है? एक आता है हमारा इंटरफेरेंस, उसके बाद आता है हमारा डिफ्रैक्शन, और इसके बाद आता है हमारा पोलराइजेशन। यानी ये जो चीजें हैं ये शो करती हैं कि जो लाइट है, और एक रिफ्रैक्शन को हम लोग छोड़ रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन भी जो है वो वेव नेचर को ही बताता है। इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि जब रोड वगैरह पे ऑयल जो है वो गिर जाती है ना, ऑयल स्प्रेड हो जाती है गिर के, यानी रोड पे जब ऑयल गिर करके स्प्रेड हो जाती है और उसमें हमें कुछ कलर्स दिखाई देते हैं, यानी इंटरफेरेंस क्या कहता है, थोड़ा सा हम इधर देख लेते हैं इंटरफेरेंस के बारे में। इंटरफेरेंस ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर इफ ऑयल spread on road, then 7 colors are appear। 7 कलर्स हमें उस पर दिखाई देते हैं। यानी जैसे ही हम लोग देखते हैं, जैसे ही हम ऑयल को गिराते हैं किसी भी रोड के सरफेस पे, तो हम देखते हैं कि ऐसे ऑयल गिरा है तो इसमें हमें बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं, ब्लू, येलो, रेड, इस टाइप के कलर्स दिखाई देते हैं। तो इन कलर्स का स्प्रेड होके दिखाई देना ही वहाँ पे क्या है, वो है हमारा इंटरफेरेंस। या जो हमारे सोप बबल्स दिखाई देते हैं, सोप बबल्स और सब सोप बबल्स में भी बहुत सारे, उसको देखेंगे अच्छे से तो उसमें हमें दिखाई देंगे रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, इस टाइप के कलर्स दिखाई देंगे। तो ये जो है वो इंटरफेरेंस की वजह से ही हमें दिखाई देते हैं। डिफ्रैक्शन की वजह से हमें क्या होता है, जैसे कि कोई अंधेरा कमरा है, ठीक, अंधेरा कमरा है और अंधेरे कमरे में हमने ये जो गेट है, इस गेट को थोड़ा सा ओपन कर दिया, है ना, इस गेट को थोड़ा सा ओपन कर दिया, तो उस केस में क्या होगा कि उस अंधेरे कमरे में
हमें इस टाइप की लाइट की कुछ पैटर्न्स दिखाई देगी। यहाँ से ऐसे कुछ लाइट्स की पैटर्न्स हमें दिखाई देती हैं। तो ये जो लाइट्स की पैटर्न्स हमें दिखाई देती हैं, ये होता है डिफ्रैक्शन की वजह से। ये होता है हमारा डिफ्रैक्शन की वजह से। अगर डिफ्रैक्शन नहीं होता तो उस केस में हमें लाइट की जो ये पैटर्न्स है वो हमें दिखाई नहीं देती। यानी यहाँ पे हमें वाइट लाइट दिखाई, लाइट इधर से जो निकल रही होगी वो एकदम स्ट्रेट यहीं पे बस दिखाई नहीं देंगी, ये इधर भी दिखाई देंगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, यानी चारों तरफ फैली हुई ऐसे दिखाई देंगी। उस लाइट की कुछ पैटर्न्स बनेंगी। बीच वाली जो लाइट होगी वो ज़्यादा इंटेंसिटी की होगी, यानी वो ज़्यादा चमकदार दिखाई देगी, वो पैटर्न ज़्यादा वाइट कलर का दिखाई देगा। लेकिन जो अदर पैटर्न्स है वो इससे बीच वाले से थोड़ा सा डीम दिखाई देता है। तो ये हो जाता है हमारा डिफ्रैक्शन की वजह से। अब एक होता है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन जो होता है, पोलराइजेशन का मतलब यही है लेजर। यानी जैसे कि इसमें अलग अलग डायरेक्शन में बहुत सारी ये लाइट की जो रेज है वो इधर स्प्रेड हो गई हैं। लेकिन इन्हीं स्प्रेड रेज को जब हम क्या करेंगे कि एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो यही लेजर का काम होता है कि वो बहुत सारी बीम्स को क्या करता है कि एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर देता है। तो वो लेजर कहलाता है और उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। वो लेजर का काम होता है कि वो बहुत सारी अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो होने वाली जो हमारी लाइट की रेज है उसको एक लाइन में कन्वर्ट करके सीधा कर दे, तो उसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन का बेस्ट एग्जांपल जो होता है लेजर, जिससे हम लोग दिखाते हैं कि रिफ्रैक्शन होता है कैसे होता है और रिफ्लेक्शन होता है तो कैसे होता है। तो वो हम लोग एक लेजर के हेल्प से करते हैं। और लेजर क्या करता है कि बहुत सारी लाइट रेज को एक ही जगह कन्वर्ट कर देता है और वो सभी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं और वो एकदम इनफाइनाइट पे ट्रेवल करती हैं। अगर हम यहाँ से एक अच्छे लेज़र को जलाएंगे तो वो लेज़र क्या करेगा, वो डायरेक्ट हमारा मून पे भी जा सकता है। ठीक, यानी उसका जो रेंज है वो इन्फिनिटी तक है। ठीक, तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, या थोड़ा सा हम स्पेक्ट्रम के बारे में सोच लें। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है? व्हाट इज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट? तो जो लाइट है वो इनको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ wavelength एंड फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेसिस पे हमने लाइट की जो रेज हैं, वेव्स हैं, उनको कई पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। जैसे कि अगर हम गामा रे की, देखो यहाँ पे हम अगर बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें रेडियो, पहले आता है हमारा रेडियो वेव। रेडियो वेव क्या करता है? रेडियो वेव का काम यही होता है कि वो जैसे कि टेलीविज़न सिग्नल हो गया, रेडियो सिग्नल हो गया, उसको ट्रांसमिट करे। और ट्रांसमिट करने से हमें कोई भी जो चीज़ें हैं जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हमें अगर क्रिकेट मैच देखना है, T20 मैच देखना है, तो वहाँ से उसकी जो ब्रॉडकास्टिंग होगी वो रेडियो वेव्स के हेल्प से हमारे तक पहुंचती है। तो रेडियो वेव्स यहाँ पे यूज किया जाता है बेसिकली किसके लिए? बेसिकली रेडियो वेव्स यूज किया जाता है ये इसके लिए, अगर हमें ब्रॉडकास्टिंग करनी है किसी भी चीज़ की, जैसे कि क्रिकेट देखनी है, तो वो यूज होता है टेलीविज़न में। ठीक, और किस में यूज होगा? रेडियो में। ठीक, इसके बाद आता है हमारा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के बाद आता है हमारा इंफ्रारेड वेव्स। और इंफ्रारेड वेव्स के बीच में आती है विजिबल रेज। और विजिबल रेज के बाद आता है अल्ट्रावायलेट रेज। और इसके बाद आती है हमारी एक्सरेज के बारे में आप लोग जानते ही हैं। और एक्सरेज के बाद आती है गामा रेज। यानी ये जो है हमारी
ये इसी को हम कहते हैं, जब हम इसको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हेल्प से जब हम इन सभी वेव्स को बनाते हैं, यानी पहले हम इसको क्या कर देंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी यहाँ पे रेडियो का जो वेव है ये वेवलेंथ ज़्यादा होता है ना, मैक्सिमम वेवलेंथ होता है इसका वेवलेंथ, और इसका जो वेवलेंथ होता है वो मिनिमम होता है, सबसे कम वेवलेंथ इसी का होता है। ठीक, और इन सभी के बीच में आती है हमारी विजिबल रेंज दैट कैन सीन विद आवर आइज, बाय आवर आइज, यानी ये वाला जो रेंज है ना, दिस कैन सीन, यानी विच हेल्प अस, यानी इसके हेल्प से, विच हेल्प अस टू सीन एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम देखना है तो ये विजिबल रेज के हेल्प से ही हम देख पाते हैं, बिना विजिबल रेज के हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। ये इंफ्रारेड रेज हमें नहीं दिखाई देंगी, ये रेज भी नहीं दिखाई देती हैं तो हमें विजिबल रेज दिखाई देती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज हमें नहीं दिखाई देती हैं, इंफ्रारेड वेज जो रेज हैं, वेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव्स, ये भी हमें नहीं दिखाई देती हैं। तो ये जो हमारा स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, इसमें कितने वेव्स, कितने क्राइटेरिया में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 क्राइटेरिया में बांटा गया है। इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पहला जो फिनोमेना होता है हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आखिर होती क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, जैसे कि सपोज कीजिए कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस हमारे पास एक प्लेन सरफेस मिला है। ठीक, प्लेन सरफेस मिला है ये, और इस प्लेन सरफेस पे आप सपोज कर लीजिए कि कोई लाइट रेज ऐसे आ रही है। हाँ, थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लें कि जो लाइट की कुछ फैक्ट्स होते हैं, लाइट हैज सम फैक्ट्स, या सम फैक्ट्स रिलेटेड टू लाइट, सम फैक्ट्स रिलेटेड टू लाइट। पहला फैक्ट ये है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन में ऐसे ऐसा नहीं ट्रेवल करती है, ये ट्रेवल करेगी तो हमेशा एकदम सीधा ट्रेवल करेगी। ठीक ना, तो एकदम ये स्ट्रेट ट्रेवल करती है, ये टेढ़ी मेढ़ी ट्रेवल नहीं करती है। दूसरा हमें ये जानना है कि जो लाइट है वो, उसकी जो स्पीड होती है, यानी स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट ये होती है अप्रॉक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको किलोमीटर में चेंज करें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में, यानी इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स इट ट्रेवल्ड 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, इतना कम सेकेंड में ये जो हमारी लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर जाती है। 3 लाख, दोस्तों समझ लीजिए कि कितना तेज ये चलती है। 1 सेकेंड में ये 3 लाख किलोमीटर जाती है। अब बताइए कितना तेज चल रही है। हम लोग 80 और 82 और 100 के स्पीड में चलते हैं तो हम लोगों को घमंड हो जाता है कि हम लोग इतना तेज बाइक चला रहे हैं, और ये लाइट को कुछ घमंडे नहीं है, जबकि ये 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में चलती है। ठीक,
तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में यही बताया जाता है कि अगर ये कोई मीडियम है, मीडियम का मतलब जैसे कि हमारा एयर में हम लोग रहते हैं, तो एयर जो होता है, एयर एक मीडियम हो गया। अगर हम लोग वाटर में रहते हैं तो वाटर हमारा एक मीडियम हो गया, ठीक। और अगर ग्लास के अंदर कोई चीज़ पैक्ड करके रख गई है तो ग्लास हमारा एक मीडियम हो जाएगा। इस तरह से डायमंड के अंदर अगर हम लोग किसी चीज़ को पैक करके लेकर रख दिए हैं तो डायमंड हमारा एक मीडियम हो जाएगा, ठीक। तो ये सारे एयर मीडियम, वाटर मीडियम, ग्लास मीडियम, डायमंड मीडियम। और अगर कहीं पे कोई मीडियम है ही नहीं, एयर और कुछ नहीं है, तो उस केस में हम उसको कहेंगे फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, या हम इसको कह सकते हैं वैक्यूम। उसको हम वैक्यूम कह सकते हैं। आ समझ में दोस्तों? और ये जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट, ये होती है इन एयर एंड वैक्यूम, एयर एंड वैक्यूम। यानी एयर और वैक्यूम में ही इस लाइट की स्पीड जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में जाती है। ये वो एयर और वैक्यूम में ही जाएगी। अगर हम कहेंगे कि ये वाटर में इसका स्पीड कितना होगा, तो नहीं, इसका स्पीड वाटर में अप्रॉक्स 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। यानी यहीं पर हम 2.5 कर देंगे, ठीक, अगर हमें वाटर की बात करनी होगी। इसी तरह से अगर हम ग्लास मीडियम, डायमंड मीडियम और फ्री, हाँ यही डायमंड मीडियम और ग्लास मीडियम की बात करेंगे तो इसमें भी इसकी स्पीड क्या हो गई, चेंज हो जाएगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में। यानी कोई भी अगर लाइट की रे है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। और जब ये एक सरफेस पे आके इंसिडेंट करेगी, यानी ये वाली जो रे है वो आके सरफेस पे इंसिडेंट कर रही है, तो जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट करती है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आ गया। अब यहाँ पे ये अगर टकराएगी तो इस लाइट का कुछ पार्ट जो है, ये हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिस पे ये टकराती है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं नीचे वाला, ये तो थोड़ा सा लेंदी लगने लगेगा, और लेंदी लगने लगेगा तो मज़ा नहीं आएगा मेरे दोस्तों, समझे? तो यहाँ पे इसको हम लोग कहेंगे क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सरफेस, इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्यों कहेंगे? क्योंकि इसी पे जब टकराएगी तो यहाँ से ऐसे करके ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहीं से ये क्या कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, जो यहाँ पे टकरा करके तो ये वापस जा रही होती है। जैसे कि यहाँ पे एरो दिखाया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टिंग रे, ठीक। तो ये रिफ्लेक्टिंग रे हो गई, और ये आके इंसिडेंट कर रही है इस पे, तो हम इसको कहेंगे इंसिडेंट रे। ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे। और इसी सरफेस के, इसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जब हम एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन जब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहेंगे, नॉर्मल। और ये जो नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल लाइन जितना एंगल इसके साथ बनाती है उतना ही एंगल इसके साथ भी बनाएगी। तो इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और हम जो है इसको कहेंगे मेरे दोस्तों, इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर हमें इसका डेफिनेशन लिखना है तो लिखेंगे कि द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, तो इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस।
और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हमें कहना होगा तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी और इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अगर डिफाइन करना है तो लिखेंगे द सरफेस ऑन विच phenomena of reflection is take place। यानी जहाँ पे जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन की जो फिनोमेना होती है उस सरफेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, तो ये जो हो गई इनकी कुछ पहचानने की तरीके हो गए। और यहाँ पे हो गया हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के को बताने का यहाँ पे मेथड। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, ये एक फिनोमेना है। तो इस फिनोमेना को हम लोग डिफाइन करेंगे। जैसे कि हम इसको अगर मिटा दें तो यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, तो देखो यहाँ से ऐसे लाइट जा रही है, ठीक, लाइट यहाँ से जा रही है, फिर यहाँ से टपक करके यानी इस पे आके टपक गई और टपक करके फिर उसी मीडियम में वापस चली गई। तो इसका टपक के इस पे और फिर उसी मीडियम में वापस जाना, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी इसको कहेंगे टपकना का क्या होता है? बाउंसिंग। तो इसको कहेंगे द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे व्हेन इट इंसिडेंट। यानी जब यहाँ पे ये गिरेगी तो भी ना वापस जाएगी, तो इसलिए कहा जा रहा है कि व्हेन इट इंसिडेंट ऑन, कहाँ गिर रही है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। है ना, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मेरे दोस्त समझे? यहाँ पे इसको ऐसे थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे कि द फिनोमेना यहाँ पे ला देते हैं, द फिनोमेना ला देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। द फिनोमेना ऑफ, हाँ अब ठीक है, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे when it incident on a reflecting surface is called reflection of light। यानी the bouncing back of light ray, this will be a light ray। so the bouncing back of light ray when it incident on reflecting surface is called reflection of light। तो दोस्तों ये हमने डेफिनेशन क्लियर कर लिया रिफ्लेक्शन का, और इसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वाला जो हमारा एंगल है, इस एंगल को हम कहते हैं, इस एंगल को एंगल आई कहते हैं, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बताया था। इस एंगल को हम कहते हैं यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है दोस्तों, इसी एंगल को आप लोग देखिएगा, ये वाला जो एंगल है इसको हम कहते हैं एंगल आर, और एंगल आर ही जो क्या है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके बाद हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे मेरे दोस्तों। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कहानियाँ तेरी मैं भी झूठी लागे, तू मेरा होके ना बहुत कुछ लागे, कहानियाँ तेरी मैं भी झूठी लागे। हेलो दोस्तों, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं।
तो फिगर जब हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो अपर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड, है ना। यानी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कैसे डिफाइन करते हैं कि द सरफेस which upper part is reflecting and lower part is polished। तो यहाँ पे जब ये कोई भी जो रे ऑफ लाइट है ये इंसिडेंट करेगी तो जितने नॉर्मल के साथ जितने एंगल पे इंसिडेंट करेगी उतना ही ये रिफ्लेक्ट भी करेंगी, यानी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट भी करेंगी। तो जैसे कि अगर सपोज कर लिए कि सपोज करो कि अगर ये 45 डिग्री पे, यानी 45 डिग्री का इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाई है, यानी इस नॉर्मल के साथ ये नॉर्मल है और ये क्या है इंसिडेंट रे। और इसको हम क्या कहेंगे, ये वाला ये वाली जो रे ऊपर की तरफ जा रही है इस रे को हम क्या कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। और रिफ्लेक्टेड रे जो इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको आर से डिनोट करते हैं। और ये जो हमारी रे है इस नॉर्मल के साथ जितने पे एंगल बनाती है इसको हम कहते हैं एंगल आई, और इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ, एंगल ऑफ इसको इंसिडेंट कहते हैं। इसको ठीक कर देना दोस्त, तो थोड़ा गाना गाने के चक्कर में ये वाला हो गया। तो इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो यानी इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल क्रिएट करती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल क्रिएट करेगी इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसा समझ में। तो इसका पहला लॉ ये कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट इज, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को कह दें एंगल आई, देन हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को कहेंगे एंगल आर। तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला जो एंगल है ये अगर 45 डिग्री का है तो ये वाला भी एंगल जो होगा वो 45 डिग्री का एंगल होगा, ठीक। और ये वाला जो नॉर्मल है ये नॉर्मल किस पे है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे है। इसका मतलब ये इधर से भी 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा और ये इधर से भी 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा, ठीक। तो अगर हमारा ये नॉर्मल है इस पे और ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है और ये वाला एंगल हमारा 45 है तो नीचे वाला भी एंगल क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। ये वाला एंगल अगर हमारा 45 है तो ये वाला एंगल भी हमें कितना मिलेगा 45 डिग्री का मिलेगा मेरे दोस्तों, ठीक। इसके बाद इसका दूसरा लॉ ये कहता है कि ऑल द रेज, जैसे कि इंसिडेंट रे, ठीक, नॉर्मल लाइन एंड जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज एट सेम प्लेन। ये सेम प्लेन पे लाई करती है। यानी अगर इस प्लेन में, जैसे कि इस प्लेन ऐसे जा रही हैं तो फिर यहाँ से इसी प्लेन में से रिफ्लेक्ट कर जाएंगी और नॉर्मल जो होगा इसी प्लेन में से ऊपर की जैसे नीचे की तरफ बना देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज एट सेम प्लेन। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड 2 लॉज।
तो दोस्तों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो डिस्कशन है उसको कंप्लीट करने के बाद हमें पढ़ना है स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर। मिरर अच्छा, मिरर क्या होता है? मिरर ये होता है जिसमें हम लोग अपना फेसावा देखते हैं कि हम लोग सुंदर लग रहे हैं, हम लोग गोरे लग रहे हैं कि करिया लग रहे हैं। तो उसको कैसे ठीक किया जाए, हाँ? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ते हैं। मिरर क्या होता है कि अ ग्लास, है ना, यानी मिरर एक ग्लास होता है whose one surface is reflecting and other is coated with silver पेंट। यानी एक जो हमारा स्फेरिकल, जैसे कि कोई भी अगर हमारा मिरर है, सपोज करके प्लेन मिरर ले लिए हैं, तो प्लेन मिरर ये एक ग्लास से बना होता है। और सबसे पहले अगर इसको हम कोटेड नहीं किए रहेंगे, सपोज करो कि जब हम इसको सिल्वर से इधर से पेंट नहीं किए रहेंगे, तो उस केस में क्या होता है कि एक ग्लास की तरह, यानी आर पार हमें दिखाई देगा ग्लास की तरह होता है। और जैसे ही हम इसको क्या कर देते हैं कि इधर से सिल्वर पेंट लगा देते हैं, सिल्वर पेंट इधर से लगा देंगे, ठीक, और इस पे और एक ब्लैक पेंट भी लगा देंगे ऊपर से, सिल्वर के ऊपर से ब्लैक पेंट भी लगा देंगे। तो इसमें जब हम अपना फेसवा देखेंगे तो बड़ा ब्राइट दिखेगा, है ना, इसमें हमारा एक इमेज दिखाई देगा। तो वही होता है मिरर, तभी हम इसको कहेंगे कि ये मिरर है। और जब हम इसको सिल्वर पेंट या सपोज करो कि ब्लैक, उसके बाद ब्लैक नहीं यूज किया रहेंगे, तो ये मिरर नहीं होगा, वो एक ग्लास की तरह बिहेव करेगा। दोस्तों ये समझ में आया कि मिरर क्या होता है। अब मिरर के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो पहला इसका वर्ड है स्फेरिकल, तो सबसे पहले हम एक बना देंगे स्फेयर, ठीक। अब स्फेयर, अब मिरर का मतलब क्या होता है कि एक पार्ट जो होगा इसका पॉलिश्ड होगा, एक पार्ट क्या होगा मेरे दोस्त, एक पार्ट इसका हो जाएगा पॉलिश्ड, ठीक। और स्फेरिकल ये इसको हम कहेंगे होलो ग्लास स्फेयर। ये एक होलो ग्लास स्फेयर होगा। और इसी को सपोज कर दो कि आरी उरी से हम काट दें, आरी से तो कटेगा नहीं, लेकिन कोई ब्लेड होता है इसको काटने वाला, तो इसको हमने यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से भी थोड़ा सा कट कर देंगे, तो ये पूरा यहाँ से कट होकर निकल जाएगा। तो कट होकर जब ये निकलेगा तो ये वाला अपर पार्ट इसका आएगा हमारा सिल्वर कोटेड, और इधर वाला पार्ट जो होगा वो हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टिंग, ठीक। तो इसी को हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। यानी स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर is a part of hollow glass स्फीयर। यानी होलो ग्लास स्फीयर का ही ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है वो एक पार्ट होता है। जैसे यहाँ इसको यहाँ से हम काट के यहाँ पे निकाल कर रख दिए हैं, तो इसी को हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर की। ये क्या है? स्फेरिकल मिरर है मेरे दोस्तों। तो स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। यानी यहाँ से भी अगर हम काटेंगे, यहाँ से भी काटेंगे तो हमें एक होलो, यहाँ पे एक हमें स्फेरिकल मिरर मिलेगा। तो यहाँ से भी काटेंगे, यहाँ से भी काटेंगे तो हमें एक होलो स्फीयर मिलेगा, ये हमें स्फेरिकल मिरर मिलेगा। यहाँ से भी काटेंगे तो हमें स्फेरिकल मिरर मिलेगा, ठीक। तो ये स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, ग्लास स्फीयर। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा और अगर बढ़ाना है तो हम कहेंगे हुज वन
one part is reflecting and other part is सिल्वर कोटेड। एक पार्ट इसका रिफ्लेक्टिंग होगा और अदर पार्ट सिल्वर कोटेड होगा। जैसे कि इधर सिल्वर कोटेड है और इधर वाला रिफ्लेक्टिंग है। ठीक, तो यही हो गया हमारा स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन। ठीक, अब स्फेरिकल मिरर जो होता है वो मेनली हम लोग को 2 टाइप्स का पढ़ना है। स्फेरिकल मिरर आर ऑफ 2 टाइप्स। स्फेरिकल मिरर आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स का होता है तो कौन कौन होता है बताओ ना। पहला है हमारा कॉनकेव मिरर, तो लोग बता ही देते हैं। कॉनकेव मिरर पहला है। और दूसरा का है तो दूसरा का लोग बता देते हैं कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। अब कहोगे कि ये कॉनकेव मिरर है कॉन्वेक्स मिरर बोल दिया, तो कॉनकेव मिरर होता क्या है? तो उनको बता देते हैं। तो देखो, जैसे कि हम इसको यहाँ से काट के निकालेंगे, यहाँ से जब हम इसको काट के निकालेंगे तो यहाँ जब हम इसको काट के ऐसे निकालेंगे तो ये वाला जो हमारा पार्ट मिलेगा, ये वाला पार्ट, तो इसका अंदर वाला पार्ट जो है, ये अंदर वाला पार्ट हमारा रिफ्लेक्टिंग है। क्या है? रिफ्लेक्टिंग है। इधर वाला पार्ट क्या है हमारा? ये है हमारा पॉलिश्ड। पॉलिश्ड का मतलब सिल्वर कोटेड। ठीक, इसी में से अगर यही वाला स्फीयर इस टाइप पे होता, ऐसे बना होता, अब भीतरी से क्या होता है? भीतरी से यानी अंदर से, इनवर्ड से, अंदर से सिल्वर कोटेड होता है। सिल्वर कोटेड होता है और बाहर से ये क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग होता है। तो इसका अगर हम एक पार्ट काट करके निकालेंगे तो ये वाला जो पार्ट को काट के हम निकालेंगे ऐसे, ये वाला पार्ट, तो इसका अपर पार्ट क्या है? अपर पार्ट ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग। इसका लोअर पार्ट यानी इनर पार्ट ये हो गया पॉलिश्ड। तो इस टाइप का अगर रहेगा तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कन्वेक्स मिरर। यानी अंदर से अगर ये क्या हो, अंदर से कोटेड हो। जैसे कि इसमें क्या है कि ये अंदर से कोटेड नहीं है, अंदर से ये रिफ्लेक्टिंग है, यानी से रह जाएगी तो इसे वापस आ जाएगी, यहाँ से रह जाएगी तो वापस आ जाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ऐसे रह जाएगी तो ऊपर चली जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी तो ऐसे ऊपर चली जाएगी। ठीक, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा अपर पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, इसमें इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग है। तो इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग रहेगा तो इसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। ये अपर पार्ट रिफ्लेक्टिंग रहेगा तो हम कहेंगे बाहरी वाला अगर कर रही रह जाइए तो बाहर कर दी तो कहल जाए कि ये कन्वेक्स मिरर है। अगर भीतरी वाला है तो रिफ्लेक्टर के भीतरी ले आई, भीतरी जाई, अगर भीतरी ले आई तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारा जो है वो कॉनकेव मिरर है। और हाई वाला भीतरी जाई या बाहरी ले जाई तो हम कहेंगे क्या? कन्वेक्स। हमें के बाहरी वाला जो पार्ट बा ए पर जाके रिफ्लेक्ट कर सकला। ठीक, अब भीतरी से ले जाए तो यही में सोख ली, एक रिफ्लेक्ट बाहरी ना ले जाएगी, तो बाहरी से टकराई वापस चल जाई तो हमें कम बाहरी यानी अपर पार्ट है बल्गिंग पार्ट पे ऊपर से रिफ्लेक्ट हुई तो दूर जाई तो हमें कहा है कॉन्वेक्स मिरर। अंदर वाला पार्ट यानी कर्व पार्ट के भीतर वाला पार्ट यानी इनर पार्ट, ये में रिफ्लेक्टिंग अगर हुई, रिफ्लेक्शन होगा, उसको हम कहेंगे कि ये जो मिरर है ये कॉनकेव मिरर है। ठीक, तो इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा? देखो डेफिनेशन क्या है, कॉनकेव मिरर का डेफिनेशन देखते हैं कि दोज स्फेरिकल मिरर which inner curved surface is reflecting but outer is polished is called
कॉनकेव मिरर, इसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। जैसे कि यहाँ पे इसको बना दिए, इसका अंदर वाला पार्ट क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग है, ऐसे जाएगा, इस पर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर ऐसे रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इनर पार्ट यहाँ पे अंदर वाले पार्ट पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, अब बाहर वाले यहाँ पे पॉलिश्ड है, ये कॉनकेव हो गया। ठीक, अब इसका कॉन्वेक्स का कर लेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे, दोज स्फेरिकल मिरर which outer part of curve is reflecting but inner is polished, called convex मिरर। ठीक, तो जैसे कि हम यहाँ पे इसको बना दें, ये ऐसे है, थोड़ा सा चल नहीं रहा है खाली, ये अगर ऐसे है तो इसका अपर, इसका इनर पार्ट जो है अंदर वाला हम क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए, इसको अंदर से पॉलिश कर दिए हैं। और आउटर पार्ट में रिफ्लेक्शन हो गया, यानी ऐसे जाएगी रे तो ऐसे बाहर की तरफ चली जाएगी, यानी ऐसे जाएगी रे तो ऐसे बाहर की तरफ जाएगी, यानी बाहर से ये कोटेड है, बाहर से ये रिफ्लेक्टिंग है, तो इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अंदर से कोटेड है, बाहर से रिफ्लेक्टिंग है, इसमें अंदर से रिफ्लेक्टिंग था, बाहर से कोटेड था, तो कॉनकेव। अंदर से कोटेड है, बाहर से रिफ्लेक्टिंग है, तो इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स। है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं?